हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का लॉज ऑफ मोशन पार्ट 5 एंड वी विल कवर टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आज की क्लास में हमें न्यूटन्स लॉ के जितने भी फंडामेंटल है इस तरीके से क्लियर करने हैं कि आज के बाद कभी हम न्यूटन्स लॉ भूले ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली न्यूटन्स लॉ है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स नॉट इन द 9th क्लास एक्चुअली, ये आप लोगों का 9 to 12th क्लास चलेगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ क्या है, ये हमारी बेसिक लाइफ को अफेक्ट करता है। न्यूटन्स ने किस बेसिस पे लॉ दिए थे? तो आपने देखा है यहाँ पे टॉपिक एग्जैक्टली ये नहीं लिखा है न्यूटन्स लॉ, यहाँ पे लिखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एग्जैक्टली क्या है। आपका जिस टाइप का मोशन होता है, आप मूव करते हो, ठीक है, आप यहां से लेके 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपने थोड़ा सा भी मूव किया, कोई चीज ऊपर से लेके नीचे गिर रही है। इट्स नॉट अबाउट द ओनली लिविंग थिंग, इट्स अबाउट द नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, सबके अंदर मोशन हो रहा है। और इस मोशन का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, यही न्यूटन ने सिंप्लीफाई किया था अपने तीनों लॉज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो हम एग्जैक्टली न्यूटन्स लॉ में क्या करते हैं, हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं मोशन प्लस फोर्स का। अब व्हाट आई मीन टू से, ठीक है, न्यूटन के अकॉर्डिंगली कि कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, दैट मींस मूव कर रही है, तो वो बिना फोर्स के मूव कर सकती है क्या? अगर मान लीजिए कोई बॉडी में फोर्स नहीं लग रहा तो उसका मूवमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मोशन का फोर्स के साथ ही रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रिलेट एन ऑब्जेक्ट मोशन टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन पे है, जो मूव कर रहा है, उस पर फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है, यही हमें क्या करना है, इधर स्टडी करना है। बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली होता क्या है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो न्यूटन्स लॉ तो रट लेते हैं, दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बट इन द लास्ट उन्हें पता ही नहीं होता है, उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि एग्जैक्टली न्यूटन्स लॉ यूज क्यों हो रहा है और न्यूटन्स लॉ है क्या। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि न्यूटन्स लॉ क्या है, जो किसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहा है, बॉडी के मोशन एंड फोर्स में। बॉडी का मोशन किस तरीके से हो रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई होने से। ओके, तो इनका रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अच्छा यहाँ पे तीनों लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों के अंदर यही चलेगा। एग्जैक्टली तीनों में हम मोशन एंड फोर्स का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अब हम यहाँ पे देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है, इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एंड न्यूटन थर्ड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहां पे मैंने ये क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ कई बार एमसीक्यूज में आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, यू हैव टू टेक द आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड फॉर लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का सेकंड लॉ किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन से। न्यूटन का थर्ड लॉ किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन से। अब हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन न्यूटन्स लॉ को समझते हैं। तो फर्स्ट लॉ एज यू कैन सी कि क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा, बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है तो वो स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगा जब तक उसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। एग्जैक्टली इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया का मतलब ये है ना कि कोई भी अलग चीज करने को रोकना। जैसे मान लीजिए आप भाग रहे हो, ठीक है, तो आप भागते ही रहोगे, एकदम से आप रुकोगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप अगर बहुत तेज भागोगे तो धीरे धीरे करके रुकोगे, एकदम से स्टॉप नहीं हो पाओगे ना, क्यों, क्योंकि इनर्शिया आ गया। और अगर आप एक बार बैठे हुए हो तो ऑफ कोर्स आपको फोर्स लगाना पड़ेगा अपनी बॉडी को खड़े होकर चलने के लिए। तो दिस इज इनर्शिया। ओके, अच्छा एक चीज और है कि मान लीजिए, मैं इनर्शिया का एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूं। मान लो एक 50 केजी का इंसान है और एक 100 केजी का इंसान है, ठीक है, दोनों में से कौन तेज भागेगा, इन वेरी सिंपल। तो आप बोलोगे कि हाँ ये 50 केजी का इंसान है, ये तो तेज भाग लेगा, क्योंकि 100 केजी का इंसान है, वो तो कैसे तेज भाग पाएगा, उसका वेट ही इतना ज्यादा है। तो एग्जैक्टली यू कैन से कि जो ये 100 केजी वाला वेट का इंसान है, इसका इनर्शिया ज्यादा है,
जिसका मास 100 केजी है उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो मतलब वो रेजिस्ट कर रहा है उसकी बॉडी कुछ अलग करने के लिए। ओके, इन द सेम वे 50 केजी है तो उसका इनर्शिया भी कम हुआ, ठीक है, तो उसका रेजिस्ट कम लगा कुछ अलग करने के लिए। तो ये मीनिंग होता है इनर्शिया का। अब हम इसके स्टेटमेंट में आते हैं। तो एज यू कैन से एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन्स एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या रहेगा, रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो दोनों एक ही चीज है, या तो बॉडी रेस्ट पे रहे या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे रहे अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस एक्ट ऑन इट। ओके, या तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी जब तक आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। अब इसके लिए हमने 3-4 एग्जांपल लिए हैं। ओके, एन स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। आपके टेबल पे एक बुक पड़ी है, वो मूव करेगी? नहीं पड़ेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे। आपने उसे थोड़ा सा धक्का दिया तो वो मूव कर जाएगी। ओके, तो इसीलिए फोर्स तो जरूरी है। इन द सेम वे अगर आप एक अभी जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था किसी बॉडी का, इन द सेम वे आपने कभी देखा होगा कि कोई बुक को लोगे या फिर एक टेबल लोगे, आपके पास दोनों पड़ी है, तो बुक को उठाना इजी है, टेबल को उठाना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि टेबल का मास ज्यादा है तो टेबल का इनर्शिया भी ज्यादा है। टेबल का इनर्शिया ज्यादा है तो उसको आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जबकि बुक का इनर्शिया कम है तो बुक में कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर कोई पेड़ का एग्जांपल लेते हैं कि पेड़ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो वो फ्रूट्स लगे रहते हैं, जब आप उनकी ब्रांचेस को हिलाओगे तो फ्रूट्स नीचे गिरते हैं। तो जब आपने यहाँ पे उनकी ब्रांचेस को फोर्स अप्लाई किया, फ्रूट्स पे फोर्स लगा, तब वो क्या हुआ, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, वो नीचे गिर गए। ओके, अदरवाइज तो वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे थे। इन द सेम वे अगर आपने इलेक्ट्रिक फैन को देखा होगा, ठीक है, फैन को देखा होगा, जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो फैन रुक जाता है? नहीं रुकता है, क्योंकि उसके अंदर भी इनर्शिया आ गया। किसका इनर्शिया आ गया? मोशन का इनर्शिया आ गया। मतलब वो फैन मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, बट वो धीरे धीरे करके स्टॉप होगा, एकदम से स्टॉप नहीं होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं जो आप लोगों की बुक में तो नहीं है बट आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। आप लोग कभी बस में, ट्रेन में या फिर कभी भी कार में ट्रैवल कर रहे होगे, ठीक है, तो मान लीजिए आपकी कार है वो कंटिन्यूअस चल रही है। अब मैंने कार में एकदम से ब्रेक लगाया तो आपको आगे की तरफ धक्का लगता है या पीछे की तरफ धक्का लगता है? आपको आगे की तरफ धक्का लगेगा। आप कार में बैठे हो, आगे जा रहे हो, ब्रेक लगा और आप एकदम से आगे की तरफ गिर गए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या आ गया है? लॉ ऑफ मोशन आ गया है। क्या आ गया है? लॉ ऑफ मोशन। कार में तो ब्रेक लग गया बट आपकी बॉडी आगे मूव कर रही है। अब जब एक्सटर्नल फोर्स लगा, एकदम से ब्रेक लगा, तो आपकी बॉडी को रुकने में थोड़ा सा टाइम लगा। ओके, इन द सेम वे मान लीजिए आप ट्रेन में खड़े हैं, ठीक है, यहां पे आराम से खड़े हैं और ट्रेन एकदम से चल जाती है तो आप पीछे की तरफ गिर जाते। क्यों गिर गए पीछे की तरफ? क्योंकि अब आपकी बॉडी में क्या आ गया? रेस्ट का इनर्शिया आ गया। किसका इनर्शिया आ गया? रेस्ट का इनर्शिया आ गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गया। क्यों? ट्रेन एकदम से चल गई, ठीक है, आप लोगों को एक फोर्स मिला बट एकदम से फोर्स अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम तो लगा, इसलिए हम क्या करते हैं? एकदम से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो हमने यहाँ पे इनर्शिया के कंसेप्ट को समझा, फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट को समझा, इसी के साथ बहुत सारी एग्जांपल लिए ताकि आप लोगों को फर्स्ट लॉ बहुत ही इजी वे में समझ आ जाए। इसके बाद है न्यूटन सेकंड लॉ। बट न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मोमेंटम। अब देखिए, मोमेंटम समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ डिपेंड किस पे करता है? मोमेंटम पे। अगर आपको मोमेंटम नहीं आएगा तो न्यूटन सेकंड लॉ समझ ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली मोमेंटम होता क्या है। तो देखिए, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से एंड इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम कोई दो बॉडीज के एग्जांपल लें, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा एक ट्रेन है और एक साइकिल है, ट्रेन का एग्जांपल लिया, एक हमने साइकिल का एग्जांपल लिया, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? तो आप एग्जैक्टली किसका आंसर दोगे? तो नॉर्मली बच्चे जिसका मास ज्यादा होता है उसका आंसर दे देते हैं, बट गलत है, क्योंकि इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब बॉडी का मास उसकी वेलोसिटी के साथ कितना है, उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। क्लियर है? उसी को बोलते हैं हम मोमेंटम। तो एग्जैक्टली अगर मान लीजिए साइकिल फास्ट मूव कर रही है और ट्रेन स्टेशनरी पोजीशन में रुकी हुई है,
तो साइकिल का मोमेंटम ज्यादा हो गया, क्योंकि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इन द सेम वे मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिस इज द मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब जो बुक में नहीं है वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? जो बुक में नहीं है। तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। जो मोमेंटम है उसको हम ये भी बोलते हैं फोर्स फॉर अ स्मॉल टाइम। क्या बोलते हैं? फोर्स फॉर अ स्मॉल टाइम। अब ये हमने कैसे बोला है, तो देखिए इसको अच्छे से समझना है हमें। देखिए आपने कोई क्रिकेट की बॉल फेंकी, उसका मोमेंटम हाई हुआ, फिर बीच में मोमेंटम कम हो जाता है, अगेन बॉल ऊपर से नीचे आती है तो मोमेंटम हाई हो जाता है। तो एग्जैक्टली हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? फोर्स से। बट फोर्स में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। बट मोमेंटम के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स की जगह मोमेंटम को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अब हम आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल to the applied force, okay, and the change of momentum occurs in the direction of force। तो देखिए इस चीज को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूं। तो देखिए सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या लेके चलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फोर्स का फॉर्मूला लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन की जगह पुटअप किया वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पे जो मास इनटू वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी है, ये तो क्या हो गया, मोमेंटम, एंड ये हो गया टाइम। तो टाइम को हम क्या बोलते हैं, रेट। ओके, तो एज यू कैन सी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहां पे एज यू कैन सी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव कर दिया, P अपॉन टी। क्या डिराइव कर दिया, P अपॉन टी। और टी को ही क्या बोलते हैं यहां पे, टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां पे रेट का मतलब पैसे से नहीं है, यहां पे टाइम से है। ठीक है, फिजिक्स में जो रेट है दैट इज टाइम। तो टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज हो रहा है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये फोर्स के प्रोपोर्शनल है। तो ये आप लोगों को बुक में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बट आपको यहां से अच्छे से समझ आ जाएगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये फोर्स के प्रोपोर्शनल है। ओके, और ये किसके डायरेक्शन में लगता है मोमेंटम, फोर्स की डायरेक्शन में ही लगता है। ओके, तो स्टार्टिंग में लेते हैं कि मोमेंटम किस तरीके से चेंज होता है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेके चलते हैं, u। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम किसी बॉडी का कितना हो गया, मान लीजिए कोई बॉडी इधर से इधर मूव कर रही है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम है mu, फाइनल मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी, ये हमने ले लिया v। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब टाइम के साथ मोमेंटम कितना हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, mv माइनस mu। तो ये हो गया mv माइनस mu टाइम के साथ, तो डिवाइडेड बाई टी, इसीलिए लिखा है mv माइनस mu डिवाइडेड बाई टी। m कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया, v माइनस u अपॉन टी। और जो चेंज इन वेलोसिटी है उसी को हम क्या लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड वी नो वेरी वेल जो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एग्जैक्टली हमने यहां से प्रूव कर दिया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के प्रोपोर्शनल है। तो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, अब हम आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। न्यूटन थर्ड लॉ पे, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो अभी आपको समझ आया, कि सेकंड लॉ को हमने क्या बोला था, लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स भी है, एक्सेलरेशन भी है, इसी का रिलेशन फाइंड आउट करना था, इसीलिए इसे बोला गया है लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो ये हमने रिलेशन फाइंड आउट किया। थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली एवरी एक्शन फोर्स हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो ऑफ कोर्स इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता ही आता है। तो प्रैक्टिकली समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये एक सरफेस पे आप चल रहे हैं, ठीक है, ये आपकी बॉडी है, आप यहाँ पे सरफेस पे चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप जैसे ही सरफेस पे चलते हो
आप सरफेस पे चलते हो, क्या आप सरफेस पे कोई फोर्स लगाते हो? एग्जैक्टली हमारी बॉडी कुछ ना कुछ सरफेस पे फोर्स लगा रही है, मतलब जो हमारी बॉडी है वो भी सरफेस पे फोर्स लगा रही है। लेकिन क्या सरफेस आपकी बॉडी पे फोर्स लगाता है क्या? क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली तो यही है कि अगर आपकी बॉडी सरफेस पे फोर्स लगा रही है तो सरफेस पे आपकी बॉडी पे फोर्स लगाना चाहिए। ऑफ कोर्स सरफेस भी हमारी बॉडी पे फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगे ना तो हम क्या होंगे? स्लिप हो जाएंगे। अगर कभी भी आपने देखा हो फर्श पे बहुत ज्यादा पानी गिरा है तो हम स्लिप हो जाते हैं, हम चल ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, हम गिर जाते हैं। इन द सेम वे कभी आपने बारिश के टाइम पे देखा होगा या घर पे कभी आपके घर पे पोछा लगा है, फट्टा लगा है, तो आप फटाक से स्लिप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि पोछे में थोड़ा बहुत पानी में सर्फ डला हुआ है, स्लिपरी हो गया, आप नीचे गिर गए। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो हम नहीं चल पाएंगे। ओके, तो देखिए आपने जितना सरफेस पे फोर्स लगाया, सरफेस ने ही क्या किया? उतना आप पे फोर्स क्रिएट किया, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट किया। इसीलिए यहां पे किया लिखा गया है एवरी एक्शन फोर्स हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना एक्शन हुआ, यहां पे एक्शन क्या था? आपने सरफेस पे फोर्स लगाया, उसका रिएक्शन फोर्स क्या था कि जो सरफेस है उसने आपकी बॉडी में रिएक्शन फोर्स लगाया। ओके, तो दिस इज द अपोजिट। ओके, तो द फोर्स अप्लाई बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है उसे हम एक्शन फोर्स बोलते हैं, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट अप्लाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट बॉडी क्या थी? हमारी थी। सेकंड बॉडी क्या है? सरफेस है। जो सरफेस आप पे लगा रही है दैट इज द रिएक्शन, जो आप सरफेस पे लगा रहे हैं दैट इज द एक्शन। अब इसी के एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं और इसको जो एमसीक्यूज आते हैं ना उस पे, उसके बेसिस पे समझते हैं। तो जो ये एक्शन और रिएक्शन है इनको हम एक्सप्रेस फोर्स बोलते हैं। अब इन्हें एक्सप्रेस फोर्स क्यों बोला जाता है? कि आप जितना अप्लाई कर रहे हो उतना ही आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस फोर्स। और ये फोर्स हमेशा पेयर में लगेंगे। पेयर मतलब जैसे ही एक्शन हुआ वैसे ही रिएक्शन हुआ। ऐसा नहीं है कि एक्शन आपने अभी अप्लाई किया और रिएक्शन आपको 1 साल बाद मिला, नहीं, हाथों हाथ होगा, पेयर में होगा। और एक फोर्स कभी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे। ओके, तो साथ साथ में होंगे। एंड द एक्शन और रिएक्शन, तो जो बच्चे जो लास्ट पॉइंट है इसका आंसर हमें हमेशा गलत दिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों को लगता है कि नहीं ये तो सेम ऑब्जेक्ट पे लगता है, नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। किस तरीके से? तो देखो आपने फोर्स किस पे लगाया? सरफेस ने पे, और सरफेस ने किस पे लगाया? आप पर। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हुआ ना। एक्शन किस पे लग रहा है? सरफेस पे। रिएक्शन किस पे हो रहा है? आपकी बॉडी पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्शन किस पे हुआ? सरफेस पे। रिएक्शन किस पे हुआ? आपकी बॉडी पे। तो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे हो रहे हैं, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होते हैं। इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, ठीक है, कैंसिल नहीं करते, बस ये बोल सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे हमने कंसेप्ट पढ़ा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का। फर्स्ट लॉ क्या था? अब यहां पे इन शॉर्ट समझते हैं व्हाट इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो देखो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ any object will not change its motion or position unless a force act on it। अब इसके बाद सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली जो फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे वो किसके इक्वल है? मास एंड इट्स एक्सेलरेशन के। तो हमने यहाँ पे सेकंड के लिए क्या फॉर्मूला प्रूव किया था? सेकंड के लिए यही फॉर्मूला प्रूव किया था, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इसने यही बोला है कि सेकंड लॉ क्या स्टेट देता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल है? मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। किसके इक्वल है? मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ क्या स्टेटमेंट देता है? देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। कोई भी एक्शन है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट न्यूटन्स 3 लॉ। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑफ कोर्स लास्ट टॉपिक पे, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो एग्जैक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि देखो बेटा, आप लोग कितना भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ, मोमेंटम अप्लाई करो, बट जो फाइनल मोमेंटम है और इनिशियल मोमेंटम है दोनों की दोनों इक्वल होते हैं। ओके, अगर एक ही बॉडी है उस पे आपने मास एंड इनिशियल मोमेंटम लगाया एंड द टोटल मोमेंटम है, कोई भी एक्शन रिएक्शन करोगे, इन फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इक्वल होंगे। एंड ऑफ कोर्स हम इसको प्रूव भी करेंगे
इसको हम प्रूव भी करेंगे कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो जब तक कोई बॉडी में फोर्स नहीं लगता है, जब तक कोई बॉडी में फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, तब तो चेंज होगा नहीं। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो ये लगता है कि ठीक है ये ऑब्जेक्ट कोलाइड कर गए तो इनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, नहीं होता। बट अगर आप यहां पे देखोगे, अगर दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम इक्वल रहेगा। When two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. तो तीनों स्टेटमेंट को वन बाय वन समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, एंड इसी पे बेस्ड हम डेरिवेशन करते हैं। ओके तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास m2 है। तो ये ऑब्जेक्ट एक A लिया जिसका मास क्या है, m1 है, एंड एक B ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m2 है। ओके अब देखो यहां पे अगर हम देखें मोमेंटम के फॉर्मूले से, तो इनिशियल मोमेंटम जो A है इसका क्या हो जाएगा, m1 u1। ओके एंड जो सेकंड बॉडी है इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m2 u2। ओके तो यहाँ पे मोमेंटम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो A का मोमेंटम है कितना हुआ, m1 u1, एंड B बॉडी का मोमेंटम कितना हुआ, m2 u2। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये बॉडी क्या करती हैं, आपस में कोलाइड करती हैं। अब आपस में कोलाइड करी, इसके बाद क्या हुआ, इनमें कोलिजन हुआ। तो जैसे कोलाइड कर गई तो ऑफकोर्स वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। तो जो A बॉडी का मोमेंटम है वो आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, m1 v1, एंड सेकेंड बॉडी का जो मोमेंटम है कितना हो गया, m2 v2। ओके तो ये हमने कोलिजन के बाद का मोमेंटम लिखा। अब एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग कि जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, दोनों बॉडी का इक्वल रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ओके तो देखिए किस तरीके से इसको लिखते हैं। यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो A है वो भी B पे फोर्स लगाएगा, B है वो भी A पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों का फोर्स है व्हाट वी कैन राइट, F2 इक्वल टू माइनस F1, दोनों पे फोर्स इक्वल लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m2a2 माइनस m1 a1। ठीक है ये फॉर्मूला आपको समझ आया। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली हम इसको प्रूव करेंगे। ओके अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुटअप करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हो गया v2 माइनस u2, क्योंकि इनिशियल इज u एंड फाइनल इज v, तो v2 माइनस u2 अपॉन t, एंड यहाँ पे लिखा हमने चेंज इन वेलोसिटी a1 है तो v1 माइनस u1, v1 माइनस u1 अपॉन t। ओके तो एग्जैक्टली एक्सेलरेशन यही होता है, v माइनस यू अपॉन टी। वहां से हमने ये फॉर्मूला लिखा, t से t कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या मिला हमें, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो एग्जैक्टली मैं आपको यहां से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से चलते हैं एक बार, ताकि डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाए। फिर से मैं रिपीट करती हूँ ताकि इसमें कोई डाउट नहीं रहे। हमने दो बॉडी ली, A एंड B। A बॉडी का मास m1 है, B बॉडी का मास m2 है। A का मोमेंटम m1 u1 है इनिशियल मोमेंटम, B का इनिशियल मोमेंटम m2 u2 है। फिर क्या करती है, ये बॉडी कोलाइड करती है तो इनका मोमेंटम क्या हो जाता है, m1 v1 इक्वल, एंड सेकंड बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाता है, m2 v2 आफ्टर कोलिजन। अब हमें प्रूफ करने के लिए लेते हैं फोर्स की हेल्प। तो देखो दोनों का जो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। दोनों बॉडी कोलाइड कर रही है, A जितना B पे फोर्स लगाएगा B उतना ही A पे फोर्स लगाएगा। एवरी एक्शन एज अ इक्वल रिएक्शन, तो A ने जितना B पे लगाया B ने उतना A पे लगाया, बट दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो यहां से आ गया F2 इक्वल टू माइनस F1। F2 का फॉर्मूला लिखा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F हो गया m2a2 एंड F हो गया F1 हो गया m1a1। ओके आफ्टर दैट एक्सेलरेशन की वैल्यू पुटअप करी, a2 की वैल्यू पुटअप करी, v2 माइनस u2 अपॉन t, a1 की वैल्यू पुटअप करी, v1 माइनस u1 अपॉन t। ओके दोनों की वैल्यूज पुटअप कर दी, t से t कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा m2 v2 माइनस u2 माइनस m1 v1 माइनस u1। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ m2 v2 माइनस m2 u2। ओके अब इधर आए माइनस m1 v1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया m1 u1। ओके अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे माइनस m1 v1 है, इधर m2 v2 है, माइनस इधर गया तो प्लस में आ गया, कितना बचा m1 v1। इधर कितना है m1 u1 है, तो ये m2 u2 इधर माइनस पे है, राइट हैंड साइड में गया प्लस 1 में गया। पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम m1 u1, दूसरी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम m2 u2।
किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के, जो किसके इक्वल है, m2v2 प्लस m1v1। तो दोनों मोमेंटम को हमने इक्वली प्रूव कर दिया। ओके, एंड इसी पे बेसिस हमें कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल किस तरीके से इसके सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किसी बॉडी का मास गिवन है, तो फर्स्ट बॉडी का मास है कितना है 500 kg, एंड इसके आगे गिवन है इट रिकॉइल्स विद अ स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड गिवन है 0.25 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी 500 kg प्लस मल्टीप्लाई बाय 0.25, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, 5 125, आगे 2 टाइम्स 0 लगाया, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो हमें कितना मिला मोमेंटम 125। यूनिट कितनी होगी, मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो दैट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को वैसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमने इसे पी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस टाइप से क्या करना है, हमें इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द 2 balls have masses 50 ग्राम एंड 100 ग्राम। तो यहाँ पे 2 बॉल गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट बॉल लेते हैं जिसका मास कितना गिवन है 50 ग्राम। तो एक बॉल का मास हमें गिवन है 50 ग्राम एंड सेकेंड बॉल का जो मास है वो कितना गिवन है 100 ग्राम। दे आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, जो ये मास है किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है, तो इनको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यस। तो हम सबसे पहले m1 कैलकुलेट करते हैं, तो 50/1000, तो ये कितना हो गया 0.050 kg। एंड इन द सेम वे जो m2 है वो कितना हो गया 100/1000, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 0.1 kg। ओके, इसके बाद गिवन है दे आर मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 2 बॉडीज हैं, तो जो फर्स्ट बॉडी है उसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी लेनी है, तो ये हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, एंड जो सेकंड बॉडी है इसकी वेलोसिटी कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। हम क्या करेंगे, इनका सबसे पहले मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, एंड इसके आगे यू कैन से कि जो कोलाइड कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आगे क्वेश्चन में यू कैन सी दे कोलाइड विद ईच अदर आफ्टर द कोलोइजन। द फर्स्ट बॉल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, एंड कोलोइजन के बाद वेलोसिटी क्या है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इसके लिए मोमेंटम की हेल्प पड़ेगी, ठीक है। एग्जैक्टली जो इक्वेशन है वो हमें क्या लेके चलनी है, तो देखो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। दिस इज अवर बेसिक इक्वेशन जो हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो देखिए हमारे पास m1 है, u1 है, हमारे पास m2 है, u2 है, हमारे पास वंस अगेन m1 m2 की वैल्यू है। अब आगे ये बोला है कि जैसे ये दोनों बॉल कोलाइड करती हैं, तो जो फर्स्ट बॉल है वो कौन सी वेलोसिटी से मूव करती है, तो मतलब कोलाइड करने के बाद जो वेलोसिटी है वो v1 हो गई। तो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड है, एंड यहाँ पे हमें v2 को कैलकुलेट करना है। ओके, तो एग्जैक्टली हम इस इक्वेशन पे वैल्यूज पुटअप करेंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो m1 की वैल्यू पुटअप करी 0.050, u1 की वैल्यू पुटअप करी 3 मीटर पर सेकेंड, m2 की वैल्यू पुटअप करी 0.1 kg, u2 की वैल्यू पुटअप करी 1.5 मीटर पर सेकंड। तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे बिफोर कोलोइजन, दिस इज आफ्टर कोलोइजन। तो आफ्टर कोलोइजन m1 तो सेम ही रहेगा 0.050, एंड v1 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड है, नहीं सॉरी 2.5 है, v1 है दैट इज 2.5 प्लस m2 कितना है, m2 0.1 है, बट v2 की वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स मल्टीप्लाई विद इट, तो ये 0.050 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना हो गया 0.15, वंस अगेन 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.5, वंस अगेन इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया 0.15। ओके, आगे इसको सॉल्व करते हैं 25 बाय मल्टीप्लाई बाय 50 और पॉइंट लगाया तो कितना आया 0.125। आगे इसे सॉल्व किया तो ये हो गया 0.1 v2। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं तो 0.30, 0.125 एंड इधर आया 0.1 v2। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 0.1 v2
एंड बाकी जो है 0.30 एंड ये वाली टर्म किस में चली गई, माइनस में चली गई, तो 0.125। इसको माइनस किया तो कितना आया 0.175 एंड इधर आया 0.1 V2। ओके, तो ये जो V2 की वैल्यू कितनी हो गई, V2 की वैल्यू हो गई 0.175 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये पॉइंट गया ऊपर, कितना आया, एक जीरो लग गया। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें आंसर कितना मिला, 1.75। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। तो ऑफ कोर्स इसके क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलते हैं, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम आपको गिवन होता है मास और वेलोसिटी के थ्रू, एंड आपको फाइनल वेलोसिटीज को कैलकुलेट करना होता है। तो केवल सिंगल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल काफी इजी है इसके, बस देखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। इसके न्यूमेरिकल आपको केवल देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं क्योंकि लंबे चौड़े हैं, बट अगर एक बार समझ में आ गए तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस चैप्टर का थ्योरी पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन के साथ। आई होप सो वहां पे भी हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, एंड इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा आगे न्यूमेरिकल सेक्शन में जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सेम कंसेप्ट को समझेंगे, सेम तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे, वहां पे आपकी ऑफकोर्स इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब।